सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड की कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय के पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यू अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्नों को सरल करेंगे, उनका हम अभ्यास करेंगे। आज हम इस वीडियो में 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे। बाकी आने वाले दिनों में भी और कुछ वीडियो में अन्य प्रश्नों को सरल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसा आप जानते हैं, आपके प्रश्न पत्र में 5 खंड होंगे और 5वां जो खंड होता है वह होता है पाठाधारिताः बहुविकल्पीयाः प्रश्नाः। पाठ से आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 चॉइस दी जाएंगी। उनमें से एक सही उत्तर होगा, उसको आपको लिखना होगा और यह आपके प्रश्न पत्र में 16वां प्रश्न होगा और ये 17 अंकों का होगा, अर्थात 17 प्रश्न इसमें आएंगे, एक एक नंबर के रहेंगे एमसीक्यू। पहला प्रश्न इसका सरल करते हैं। पदातिः एव अत्र किम संधि युक्तम पदम। पदातिः एव में आपसे संधि युक्त पद पूछा गया है, अर्थात आपको इसमें संधि करनी है। तो पदातिः ती में जो विसर्ग है और एव में जो ए है, यहाँ संधि हुई है, विसर्ग का हो जाएगा रे आधा और रे में ए मिल जाएगा, बन जाएगा रे। पदाति रेव, देखो कहाँ है, पदाति रेव तीसरे में है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। और यहाँ संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। दूसरा प्रश्न, प्रकृति रेव इत्यस्मिन् पदे, इस पद में कह संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या है? अब ऊपर वाले प्रश्न में क्या पूछा गया था? संधि युक्त पद, अर्थात संधि आपको करनी थी, अब आपको संधि विच्छेद करना है। यह भी विसर्ग संधि का ही उदाहरण है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है और इसका संधि विच्छेद बनेगा प्रकृति ही धन एव। यहाँ भी वही ती में जो विसर्ग है, विसर्ग का हो जाएगा रे और एव का ए रे में मिल जाएगा, बन जाएगा रे, प्रकृति रेव। अगला प्रश्न देखो, महाराष्ट्रे इत्यस्य पदस्य विग्रह पदम किम। महाराष्ट्रे इस पद में विग्रह पद क्या है? ये समास का उदाहरण है। आपसे विग्रह पद पूछा है, आपसे समास का नाम भी पूछा जा सकता है, विग्रह पद भी पूछा जा सकता है या समस्त पद भी पूछा जाता है। तो जब उसको अलग अलग करके लिखते हैं उसे विग्रह कहते हैं, जब उसको अलग अलग जो दिया गया होता है उसको इकट्ठा करके लिखते हैं उसको समस्त पद कहते हैं। यहाँ आपसे विग्रह पद पूछा है तो इसका विग्रह हो जाएगा महत च तत् राष्ट्रम तस्मिन्। वैसे होता है इसका महत राष्ट्रम, महत राष्ट्रम, लेकिन वो तब होगा जब महाराष्ट्रम ये शब्द होगा, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र सप्तमी विभक्ति है, इसलिए इसका विग्रह हो जाएगा महत च तत् राष्ट्रम तस्मिन्। अगला प्रश्न है, पंचवटी इत्यस्मिन् पदे कः समास। पंचवटी इस पद में कौन सा समास है? यहाँ आपसे समास पूछा गया है, तो इसका विग्रह क्या होगा? पंचानाम वटानाम समाहार। स्क्रीन पर जब लिखा जाता है तो राइटिंग अच्छी नहीं आती है, तो इसको आप समझ जाएं। अगर कोई शब्द समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पंचानाम वटानाम समाहार, और यह है द्विगु समास का उदाहरण। और द्विगु समास भी तत्पुरुष समास का ही एक भेद होता है। द्विगु समास की परिभाषा क्या होती है? संख्या पूर्वो द्विगु हो, अर्थात जिस समास में पहले संख्या पद हो, पूर्व पद संख्यावाची हो, वह द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न, 5वां, सार्थकम इत्यस्य पदस्य विलोम शब्दः कः। सार्थक इस पद का विलोम शब्द क्या है? तो सार्थक का विलोम शब्द हो जाएगा निरर्थकम। निर्लज निर्बला निर्धनम ये नहीं होते हैं, सार्थकम निरर्थकम। कृतज्ञता इत्यस्य पदस्य विलोम पदम किम। अब कृतज्ञता का विलोम पद आपसे पूछा है, कृपणता, कातरता, कृतज्ञता, कृपण, तो इसका हो जाएगा कृतज्ञता, कृतज्ञता का कृतज्ञता। अगला प्रश्न, तनुः इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम किम। तनु इस पद का पर्याय पद क्या है? तो मन,
वनम, धनम, ये तीनों ही नहीं होंगे। तनु का अर्थ होता है शरीरम। अगला प्रश्न, सविता इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम किम। सविता इसका पर्याय पद आपसे पूछा है। तो पावकः अग्नि होता है, शशि चंद्रमा होता है, चंद्र तो चंद्रमा होता ही है, तो इसका पर्याय पद हो जाएगा भास्करः, सूर्य। सूर्य को सविता देवता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, त्यज धन कत्वा इत्यस्य संयोगे किम रूपम। त्यज और कत्वा के योग से क्या रूप बनेगा। तो त्यज्य नहीं होता है और त्याज्य ये भी नहीं होता है, तो कोई रूप ही नहीं होते। अब है त्यजित्वा और त्यक्त्वा, क्योंकि कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष बचता है, अंत में जिसके त्वा हो वो कत्वा प्रत्यय का उदाहरण हो सकता है। तो आप देखो, पहले में भी त्यजित्वा लिखा है, दूसरे में तीसरे में त्यक्त्वा लिखा है, दोनों में त्वा शेष है, लेकिन त्यजित्वा इसका रूप नहीं बनता है, त्यक्त्वा इसका रूप बनता है। याद रखना, त्यज धातु से जब कत्वा प्रत्यय लगता है तो त्यक्त्वा बनता है। अगला प्रश्न, धैर्यवान इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय है। इस पद में कौन सा प्रत्यय है। तो धैर्यवान में मतुप प्रत्यय, क्योंकि कतय प्रत्यय का तह शेष बचता है, कत्वा प्रत्यय का हमने अभी बताया त्वा शेष बचता है, और तुमुन प्रत्यय का तुम शेष बचता है। आप ये याद रखना, जिस भी शब्द के अंत में इस प्रकार के अंतिम अंतिम शब्द हो तो वो कौन से प्रत्यय हो सकते हैं। अगर आपको ये याद रह गया कि किस प्रत्यय का क्या शेष बचता है, अर्थात उसमें अंत में क्या शब्द आता है, तो आपको प्रत्यय पहचानना आसान हो जाएगा। 11वां प्रश्न, नवतिः इत्यस्मिन् पदे का संख्या। नवतिः, इस पद में कौन सी संख्या है, अर्थात ये जो संस्कृत में शब्द लिखा है उसको रोमन पद्धति में संख्या में क्या लिखेंगे। तो 19 को क्या लिखते हैं, नवदस। 29 को नव विंशतिः, विंशतिः विसर्ग आएंगे, और इसको एकोन त्रिंशत भी लिखते हैं, ये भी ध्यान रखना, एकोन त्रिंशत भी इसको लिखते हैं, त्रिंशत। और 99 को क्या लिखेंगे, नव नवति। एकोन शतम भी इसको लिख सकते हैं। तो नवति को संख्या में क्या लिखेंगे, 90। हमें सभी संख्याओं का पता होना चाहिए, केवल एक जो सही उत्तर है वही नहीं, जो बाकी के जो ऑप्शन दिए गए हैं वो भी हमें पता होना चाहिए कि ये किसके हैं। अगर इतना आपका अभ्यास हो गया तो आपके एक भी नंबर इस प्रश्न के नहीं कटेंगे। 27 इत्यस्य पदस्य किम संख्यावाची पदम। अब ये देखो, पहले में लिखा है सप्तविंशति, हमें ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन तीसरे में लिखा है सप्तविंशति ही विसर्ग। मैंने अभी यहाँ भी बताया था कि विंशति शब्द में विसर्ग आते हैं, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा सही हो जाएगा, सप्तविंशति ही। अगला प्रश्न देखो, 13वां, महत विद्याधनम अत्र किम विशेष्य पदम। आपसे विशेषण और विशेष्य दोनों ही पूछे जाएंगे, तो आप ये याद रखना। एक सिंपल सा मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसी उदाहरण को याद करते हुए आप विशेषण विशेष्य वाले प्रश्न करना, कभी भी आपके विशेषण विशेष्य वाले प्रश्न गलत नहीं होंगे। उदाहरण मैं दे रहा हूँ हिंदी में, काला घोड़ा, याद रखना यही, काला घोड़ा। अब आप ये देखें, घोड़ा जो शब्द है ये संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा में की परिभाषा आप जानते हैं ना, संज्ञा में क्या आते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, और उसकी जो विशेषता को बता रहा है वो हो जाता है विशेषण, और जो संज्ञा शब्द है वो हो जाता है विशेष्य। ठीक है, जो विशेषता बताए वो विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य। अब घोड़ा है वो कैसा है, वो काला है, तो काला उसकी विशेषता हुई, घोड़ा है वो संज्ञा है, तो जो संज्ञा शब्द होगा वो विशेष्य होगा, और जो विशेषता बताने वाला शब्द होगा वो क्या होगा, विशेषण। तो महत विद्याधनम, इसमें महत जो है वो विशेषण पद है, और विद्याधनम जो है वो विशेष्य पद है। आपसे विशेष्य पूछा गया है तो दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्याधनम। सर्वैः उपायैः अत्र किम विशेषण पदम। सर्वैः उपायैः, तो यहाँ
विशेषण पद हो जाएगा सर्वैः। अब पहले में देखो सर्वैः लिखा हुआ है लेकिन विसर्ग नहीं है, ऊपर आपको विसर्ग दिए गए हैं, तो दूसरा उत्तर सही होगा सर्वैः। उपायैः इसमें क्या है? उपायैः इसमें विशेष्य है। आप दोनों ही याद रखें, उपायैः इसमें विशेष्य है और सर्वैः इसमें विशेषण है। 15वां प्रश्न देखो, चतुर्विंशतिः इत्यस्मिन् पदे का संख्या? तो चतुर्विंशति क्या होता है? 24, यह उत्तर हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखो, द्वौ धन अपि इत्यस्य संधि पदम, द्वौ धन अपि इसमें संधि पद क्या बनेगा? तो द्वौ को आप पहले अलग लिखें, द्वौ में क्या है? द, व, औ ऐसे है, और आगे क्या है? धन अपि। अब औ को आव कौन सी संधि में होता है? अयादि संधि में होता है। औ को हो जाएगा आव, और अब इसको मिलाएंगे, द आधा रह जाएगा, व में आ मिल जाएगा, व में इधर ए मिल जाएगा, बन गया द्वा वपि। देखो कहाँ लिखा है द्वावपि? दूसरे में है द्वावपि, द्वावपि, तो ये उत्तर हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखो, यदुक्तम इत्यस्य विच्छेदः अस्ति, यदुक्तम का संधि विच्छेद क्या है? तो अब आप ये देखें, यहाँ है यत् प्लस उक्तम और यद प्लस उक्तम। अगर दोनों शब्द इस प्रकार से दे दिए जाए तो हमेशा आप उत्तर लगाना यद प्लस उक्तम, ठीक है? संधि हो जाएगी व्यंजन संधि, तय को दय हो जाता है। अंतिम जो परिवर्तन होता है उसी के आधार पर हम संधि का पद देखते हैं। तो यद धन उक्तम, यह इसका उत्तर हो जाएगा। अगर यह ऑप्शन में न दिया गया हो तो यद उक्तम को भी आप लगाएंगे, अगर दोनों दिए हैं तो यद उक्तम को लगाएंगे, तो इसमें हो जाएगा यद उक्तम, क्योंकि यहाँ दोनों दिए हैं, यद उक्तम फिर नहीं लगाएंगे। मलेन सह इत्यस्य समस्त पदम, तो इसका समस्त पद हो जाएगा समलम, और यह समास होगा अव्ययी भाव। अगर समास का नाम इसमें पूछ लिया जाए आपसे तो हो जाएगा अव्ययी भाव। अगला 19वां प्रश्न देखो, वाक्पटुः इत्यस्य विग्रह अस्ति, विग्रह क्या है वो बताएं? तो इसका विग्रह हो जाएगा वाची पटु, और समास का नाम अगर पूछे तो तत्पुरुषः, तत्पुरुषः। पिता इत्यस्य पर्याय पदम किम, इसका क्या पर्याय पद है? तो तनयः, इसका अर्थ होता है पुत्र, सुतः यह भी पुत्र होता है, सुनु का अर्थ भी पुत्र ही होता है, और जनकः ये इसका पर्याय पद हो जाएगा। पिता का पर्याय पद है जनकः। अगला प्रश्न 21वां, चित्तम इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति, चित्त इसका पर्याय पद है मानसम, चरणम, नयनम, सिरः, ये तीनों नहीं होंगे, मानसम अर्थात मन, इसका पर्याय पद हो जाएगा। सुलभः इसका विलोम पद पूछा गया है, तो सुलभ का विलोम पद हो जाएगा दुर्लभः। 23वां प्रश्न देखो, प्रथमः इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, प्रथमः का विलोम पद आपसे पूछा है, तो अंत भी दिया है, अंतिम भी दिया, प्रारंभ और दसमः ये तो होंगे ही नहीं। अब इनमें देखो क्या अंतर है। अगर प्रारंभ दिया गया हो तो उसका आप अंत विलोम कर सकते हैं, प्रारंभ का अंत होता है, लेकिन प्रथम का विलोम पद अंत नहीं हो सकता। प्रथम मतलब पहला और अंतिम मतलब आखिरी, पहले का आखिरी, ये विलोम पद होगा, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा अंतिम। हन धन कतः, प्रकृति प्रत्यय योगेन रूपम भवति, हन और कतः के योग से क्या रूप बनेगा? तो हन और कतः के योग से हतः बनेगा। मैंने अभी पहले बताया भी था कि कतः जब प्रत्यय जो होता है उसका तह शेष बचता है, हन धातु में कतः प्रत्यय लगने से हतः बनेगा। हतवान हन धातु से कतःवतु प्रत्यय लगने से बनता है, अंतः नहीं बनता है, क्योंकि जो मैं और न जिन धातुओं के अंत में होता है, ऐसी धातुओं का मैं और न समाप्त हो जाता है। जैसे गम धातु है तो गतः बनता है, हन धातु है तो हतः बनता है, हंत हंत ऐसे नहीं बनते। 25वां प्रश्न देखो, गंतुम इत्यत्र प्रत्ययः अस्ति, गंतुम इसमें प्रत्यय है, अर्थात कौन सा प्रत्यय पूछा है? तो ल्युट जो प्रत्यय होता है उसका अनम शेष बचता है। मैंने आपको कहा कि याद रखना किस प्रत्यय का क्या शेष बचता है। तो गमनम, पठनम, ऐसे जो उदाहरण होंगे
वहां लुट प्रत्यय होगा। तो यहाँ गंतुम तुम है, ठीक है। प्रत्यय प्रत्यय का भी बताया, तय शेष जहां बचता है, तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है। तो आप यहाँ देखें, गंतुम में पीछे आपको तुम शब्द दिख रहा है, इसलिए यहाँ तुमुन प्रत्यय है। एकोन षष्ठी, 26वां प्रश्न, इत्यस्य संख्या पदम एकोन षष्ठी, षष्ठी से एक ऊन अर्थात एक कम, 59 59, इसका सही उत्तर होगा। 27वां प्रश्न देखो, 45 इत्यस्य संस्कृत पदम, 45 यानी कि 45, तो 40 और 5 45 होते हैं, तो 40 को हम लिखते हैं चत्वारिंशत और 5 को पंच, तो पंच चत्वारिंशत जहां है वो सही उत्तर होगा। हृदयग्राही स्पर्शः इत्यत्र विशेष्य पदम अस्ति, हृदयग्राही स्पर्श विशेष्य पूछा है, तो स्पर्श इसका विशेष्य पद हो जाएगा। कहाँ है, ये रहा स्पर्शः, और हृदयग्राही इसका विशेषण होगा। एक आसान सी ट्रिक मैं आपको और बता रहा हूं, जो कि 99% सही बैठेगी। लेकिन वो कब सही बैठेगी, जब सरल वाक्य का कोई प्रश्न होगा। अगर कहीं श्लोक से ऐसा उठाया गया होगा तो उसमें आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि वहां कर्ता कर्म क्रिया आगे पीछे हो जाते हैं श्लोक के छंद के निर्माण के लिए। लेकिन सरल वाक्य में जो पूर्व पद होता है, जो पहले लिखा हुआ होता है, वह विशेषण होता है। तो यहाँ देखो, पूर्व पद है हृदयग्राही, जो पहले लिखा है वो हृदयग्राही, तो हृदयग्राही विशेषण होगा। और जो बाद वाला पद होगा, जैसे यहाँ स्पर्श लिखा है, बाद वाला पद होता है वह हमेशा विशेष्य होता है। ये 99% ये ट्रिक अगर आपको समझ में नहीं आए तब ये ट्रिक लगानी है, तुक्का लगाना है, और ये तुक्का 99% ठीक बैठेगा। बाद वाला विशेष्य और पहले वाला पूर्व वाला विशेषण। 29वां प्रश्न, समरूपः कुटुंब वृत्तांतः, कुटुंब का वृत्तांत कैसा है, समरूप है। विशेषण पूछा है तो समरूप है यहाँ विशेषण हो जाएगा, और विशेष्य यहाँ है कुटुंब वृत्तांत। कृतज्ञता इत्यस्य पद से विलोम पद, कृतज्ञता का विलोम पद, कृपणता कातरता कृतज्ञता, कृतज्ञता इसका विलोम पद हो जाएगा। 31वां प्रश्न, समधन चरणम अत्र किम संधियुक्तम पदम, संधियुक्त पद आपसे पूछा गया है, तो संचरणम ये हल संधि का उदाहरण है, अर्थात व्यंजन संधि का उदाहरण है। और व्यंजन संधि में भी जो पर सवर्ण संधि है, पर सवर्ण संधि उसका उदाहरण है। उसमें क्या होता है कि जो आगे वाला पर दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर होता है उसका पांचवा हो जाता है। तो यहाँ आप देखो, च है, च का पांचवा वर्ण क्या बनेगा, च छ ज झ य, ये बन जाएगा, तो बन जाएगा संचरणम। अगला प्रश्न, तस्यापगमे इत्यस्मिन् पदे का संधि विच्छेद, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा तस्य धन अपगमे, और यहाँ संधि कौन सी है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसका भेद है, तो वह है स्वर संधि का, स्वर संधि का भेद होता है दीर्घ संधि। अगला प्रश्न 33वां, तुच्छ जीवई इत्यस्य पदस्य विग्रह पदम की, तुच्छ जीवई इसका विग्रह पद आपसे पूछा है, तो विग्रह पद हो जाएगा तुच्छ ही जीवई। और ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगर आपसे समास पूछा जाए तो समास हो जाएगा कर्मधारय, ठीक है। और ये कर्मधारय यहाँ क्यों है कि जीव जो है वो तुच्छ है, विशेषण विशेष्य का यहाँ प्रयोग किया गया है। आपने पहले पाठ सूची पर्यावरण में भी ऐसा एक शब्द देखा होगा जहाँ आता है दुर्दांतई दसनई, दुर्दांत दसनई, वहां भी कर्मधारय समास है। उसी प्रकार का ये उदाहरण आपसे पूछा गया है। पक्षी सम्राट इत्यस्मिन् पदे का समास, तो सबसे पहले इसका विग्रह पद जाने, तो विग्रह पद हो जाएगा पक्षी नाम सम्राट, पक्षी नाम सम्राट। और विग्रह पद के आते ही आपको समास का पता चल गया होगा कि तत्पुरुष समास इसमें है, पक्षियों का सम्राट। और बारीकी में जाएं तो षष्ठी तत्पुरुष यहाँ बनता है, षष्ठी तत्पुरुष, ठीक है। आगे देखो 35वां, संपन्नम इत्यस्य पदस्य विलोम शब्दः का, संपन्नम का विलोम शब्द आपसे पूछा है, तो संपन्नम का विलोम शब्द हो जाएगा विपन्नम। विपन्नता नहीं होगा क्योंकि विपन्नता संपन्नता का होता है, संपन्नम का विपन्नम। शनैनैव इत्यस्य पदस्य विलोम पदम,
शनेन एव। यहाँ संधि की अगर हम बात करें, इसमें संधि भी पूछी जा सकती है, तो संधि हो जाएगी वृद्धि संधि। न और एव मिलकर, न और एव का ए मिलकर आई, शनेन आई, वृद्धि संधि बनेगी। ठीक है, वृद्धि संधि। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है, पूछा आपसे इसका विलोम पद पूछा गया है। पहला इसमें दिया गया है सुचिरेनैव, दूसरा त्वरितमेव, तीसरा आसुरेव और चौथा शीघ्रमेव। त्वरितम, आसु और शीघ्रम ये एक ही अर्थ होता है, यानी कि जल्दी। और शनेनैव क्षण भर में ही, तो सुचिरेनैव इसका विलोम पद हो जाएगा। अगला प्रश्न 37वां, सलिलम इत्यस्य पर्याय पदम किम। तो सलिलम का पर्याय पद होता है जलम। और अगर सलीलम आ जाए, सलीलम, देखो केवल हर्ष ई के स्थान पर दीर्घ ई हो गई। सलीलम का अर्थ होता है लीला के साथ, खेल खेल में, वो अर्थ बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा है सलीलम, सलीलम का अर्थ होता है जलम। कुटिलम इत्यस्य पर्याय पदम किम। तो कुटिलम का पर्याय पद यहाँ क्या है, कुटिलम का पर्याय पद हो जाएगा वक्रम। सरलम तो इसका विलोम पद होगा, वक्रम, टेढ़ा। अगला प्रश्न, वह धन तुमुन इत्यस्मिन् संयोगे किम रूपम भवति। वह धातु से जब तुमुन प्रत्यय लगता है तो वोढुम शब्द बनता है, वोढुम। जानन इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय। जानन पद में प्रत्यय है क्षत्रिय प्रत्यय। अगला प्रश्न, नवनवति इत्यस्मिन् पदे का संख्या। नवनवति, तो पहले ही बताया था मैंने, 99, यह सही उत्तर है। 25 इत्यस्य पदस्य किम संख्यावाची पदम। तो 25 के लिए हो जाएगा पंचविंशति ही, विसर्ग लगाना आपको नहीं भूलना है। कई बार बिना विसर्ग के भी शब्द दे देते हैं और पूछ लिया जाता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। याद रखना, विंशति में विसर्ग आते हैं। अति दीर्घ प्रवास अत्र विशेष पदम किम। विशेष पद मैंने बताया था, अगर तुक्का लगाना हो तो बाद वाला प्रवास, यहाँ भी यही ठीक है, प्रवास ही विशेष हो गया। और मैंने बताया था कि पहले वाला क्या होता है, वो विशेषण होता है, तो अति दीर्घ विशेषण अगर पूछे तो। उदात्तरम्य समुदाचार, यहाँ विशेषण पूछ लिया गया है, तो विशेषण है उदात्तरम्य और समुदाचार है विशेष्य। ये उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न 45वां, कह धन अत्र। अत्र किम संधि युक्त पदम। यहाँ संधि युक्त पद क्या होगा ये आपको बताना है। तो कह धन अत्र में संधि युक्त पद हो जाएगा कोत्र। अब अगर यहाँ आपसे पूछ लिया जाए कि संधि का नाम क्या है, तो कह धन अत्र में संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग संधि। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर कह धन अत्र ना आके आपको दे दिया जाए को धन अत्र, और फिर आपसे पूछा जाए कि संधि कौन सी है, संधि हो जाएगी पर रूप संधि। ठीक है, लेकिन क धन अत्र में यहां संधि होगी विसर्ग संधि। एकैकः इति पदस्य क संधि विच्छेद। एकैकः, इसमें संधि विच्छेद क्या होगा, तो एक धन एकः, एकैकः, और संधि का नाम अगर पूछे तो वृद्धि संधि। गुण संधि में क्या होता है, ए और ओ। गुण संधि में ए और ओ, और वृद्धि संधि में आई और औ, ऐसे होता है। तो आप ये देखें, एकैकः में आई है, तो इसलिए संधि है यहाँ वृद्धि। 47वां प्रश्न देखो, यथाशक्ति इत्यस्य पदस्य किम विग्रहम। यथाशक्ति का विग्रह पद क्या है, तो शक्तिम अनतिक्रम में इसका विग्रह पद हो जाएगा। अगर समास को आपको विस्तार से जानना है तो समास की वीडियो चैनल पर विद्यमान है, आप वहां से विस्तार से इन्हें समझ सकते हैं, किस प्रकार से कौन सा समास होता है और उसकी क्या परिभाषा होती है। पर्वत श्रेणी इति पदे का समासः। तो पहले इसका विग्रह पद जाने, पर्वता नाम श्रेणी, पर्वता नाम श्रेणी, ये इसका विग्रह पद होगा। और फिर समास हो जाएगा तत्पुरुषः। 49वां प्रश्न देखो, पंडितः इति पदस्य विलोम पदम। पंडित, इस पद का विलोम पद क्या होगा, तो पंडित यहाँ कोई जाति नहीं है, पहले आप ये समझ लें। पंडित का अर्थ होता है समझदार, विद्वान, तो विद्वान का विलोम पद हो जाएगा मूर्खः। राजा इति पदस्य पर्याय पदम। राजा का पर्याय पद आपसे पूछा है, तो
राजा का पर्याय पद नृप होता है, ठीक है, लेकिन नृप शब्द जो है वो अकारांत पुल्लिंग शब्द है। जैसे राम अकारांत पुल्लिंग है, बालक अकारांत पुल्लिंग है, उसी प्रकार से नृप शब्द है। तो राम शब्द से प्रथमा विभक्ति में रामः बनता है, तो नृप शब्द से प्रथमा विभक्ति में नृपः बनेगा, क्योंकि राजन शब्द से प्रथमा विभक्ति में राजा बनता है, राजन शब्द है यहाँ। तो प्रथमा विभक्ति का ही आपको रूप लिखना है। नृप शब्द कहने के लिए तो आप समझ रहे होंगे कि यही भी आंसर हो सकता है, लेकिन आंसर ये नहीं है। जहां विसर्ग लगे हुए हैं वो इसका सही उत्तर है, बन जाएगा नृपः। तो ये ध्यान रखना, छोटे छोटे हलंत के द्वारा या विसर्ग के द्वारा ये छोटे छोटे परिवर्तन करके आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाएगा ताकि आप उत्तर गलत कर दें, लेकिन आपको इन गलतियों को नहीं करना है, इसीलिए मिस्टेक नहीं करनी है और पूरे अंक प्राप्त करने हैं। तो इस प्रकार से आज हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को 10वीं कक्षा के एमसीक्यू को सरल किया है। आगे 2-3 दिन में भी और वीडियो डाल दी जाएंगी। अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।